अस्सलाम वालेकुम, मैं हरमला हुब्बुल्ला। और अपने यूट्यूब चैनल्स द इको फेमिनिन और द सलाम मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ तक ये वीडियो पोस्ट हो वहाँ से आपसे मुखातिब हो। गालबन ये द इको फेमिनिन पे सिर्फ पोस्ट होगी। आज की तारीख है जून की 30, 2025 और ये मेरा तारुफ है। मैं टीचर हूँ हिकमत और अमली रूहानियत की, यानी रूहानियत को कैसे अपनी ज़िंदगी के ऊपर आप इतलाक़ कर सकें। और मेरा असल ओवरऑल प्रोजेक्ट है इको फेमिनिन, यानी निज़ाम जमाली को समझना और समझाना, जिसका मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर और बिलीफ का दुनिया है हमारी, जिससे हमारी बाहर की दुनिया भी शेप होती है और तब्दील होती है, उसको समझना और उसमें चलने के तरीके सीखना और सिखाना। आज गुफ्तगू हो जाएगी मुतफ़र्रिक़ात मिसलेनियस पे। इसका मैं कुछ अरसे से वादा कर रही हूँ। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो पिछली वीडियोस में बयान हुए और उनको मैंने साइट पे, बड़ा सा बोर्ड है, मैंने साइट पे कुछ कॉन्सेप्ट अलग करके लिखे कि उनको बाद में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या हैं। तो बात सबसे पहले कर लेते हैं क्रिएशन पैटर्न्स के ऊपर। क्रिएशन पैटर्न यानी कि तर्ज़ तख्लीक या तख्लीक के इसको अंग्रेज़ी में तो डिज़ाइन कह लेंगे, या नमूने, तर्ज़ तख्लीक, उसका क्या सांचा होगा, क्या ढांचा होगा, तर्ज़, ठीक है। तो मुख्तलिफ एक तर्ज़ नहीं, मुख्तलिफ तर्ज़ तख्लीक जो हैं उनको हम क्रिएशन पैटर्न्स कह लेंगे। और ये सोचना और समझना, इन पे गौर व फ़िक्र करना, अव्वल तो फ़िक्र करने का इन इटसेल्फ अपनी ज़ात में ही एक फ़ायदा और सवाब कहा गया है। कि 70 साल की नॉर्मल इबादत से बेहतर कुछ देर की, कुछ लम्हात की फ़िक्र है। वो इसलिए कि फ़िक्र जो होती है वो बुनियादी तरीन उमूर पे होती है, और बुनियाद को अगर आप किसी चीज़ की समझ लें तो दुनिया में आप देख रहे हैं लाखों करोड़ों खरबों उमूर हैं। लम्हा ब लम्हा मुख्तलिफ़ सूरत हाल, मुख्तलिफ़ 8 अरब तो दुनिया में इंसान ही है, फिर तरह तरह की क्रीचर है। तो अगर आप किसी बुनियादी नुक्ते को समझ लें तो उसको आप बहुत सी चीज़ों पर उसका इतलाक़ कर सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं, दूसरों को भी समझा सकते हैं, और अपना इंटरनल कोर जो अंदर तरीन का पैटर्न होता है उसको अगर आप तब्दील कर रहे हैं तो दुनिया में आपकी ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ़ वाक़यात पेश आएंगे, आप उनको उसके सांचे में अगर आप ढालना चाहें अपनी नीयत और इरादे से, तो आप उसको ढाल सकते हैं। तो एक दफ़ा का फ़िक्र करने से आपकी बहुत सारी आपकी तर्ज चेंज हो जाएगी। और चूँकि आप दुनिया में कोई अकेले शख्स नहीं हैं और आप अपनी ज़िंदगी जब गुज़ारते हैं तो दूसरे लोगों के साथ, उनके सामने गुज़ारते हैं, लिहाज़ा आपकी अगर कोई तर्ज चेंज हो जाती है, बदल जाती है और बेहतरी की तरफ जाती है, तो आप अपने इर्द-गिर्द लोगों को और मामलात को बदलते हैं, जिसका फ़ायदा आगे से आगे पहुंचता है। तो यानी अगर आपने एक चीज़ को समझ लिया है और फिर आप उसका इतलाक़ करते हैं तो वो फैलती चली जाती है, शाख़ दर शाख़ दर शाख़ दर शाख़, आपको मालूम भी नहीं कि वो कहाँ तक पहुंच गई। मगर खुदा जो है, जो देख रहा है तमाम मामलात को, वो जानता है, वो समझता है कि उसका फ़ायदा कहाँ तक पहुँचा है। इसमें लाज़िम ये है कि आप दिल में इरादा सा एक रखें कि मैं अपने आप को किसी अच्छे तर्ज़ पर बदलूँगा, ये अपने अंदर ये चीज़ मैंने अपने अंदर तब्दीली लानी है और इस तरीके से काम करना है। कोई भी ख़ास आप तर्ज़ अपना सकते हैं, कोई भी अच्छाई को अपना सकते हैं, कोई भी बेहतरी को अपना सकते हैं, और फिर अगर उसमें आप तब्दीली ले आएँ या अपने इर्द-गिर्द के किसी माहौल में कोई तब्दीली ले आएँ तो फिर उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये फ़िक्र कर लें कि गर्मी का मौसम है और खुदा की मखलूक को पानी पीने की ज़रूरत है, और हम सिर्फ़ एक चीज़ बदल लें कि हम पानी पीने का जो है वो अ, एहतियात से हर मखलूक के लिए अलग तरीके से होता है। कोई प्याले में पसंद करते हैं, जो छोटी-छोटी मक्खियों वगैरह को और शहद की मक्खियों को चाहिए होता है, उसके लिए आपको चाहिए कि प्याले में थोड़ा-सा पत्थर वगैरह डाल लें। ये भी लोगों ने फ़िक्र किया तो उनको समझ में आया ना। अगर आप इसमें थोड़े से पत्थर वगैरह डाल लें तो वो पत्थर के ऊपर बैठ के पानी को चूस लेगी और वो हलाक नहीं होगी पानी में गिर के। तो कितनी जानें बची। शहद की मक्खियाँ पीती हैं, उनका फ़ायदा होता है, वो शहद बनाती हैं, इसके साथ ही वो फूलों को पॉलिनेट करती हैं, उनकी अफ़ज़ाइश के अमल में काम आती हैं, जिससे दुनिया चलती है। तो ये एक फ़िक्र है। तो फ़िक्र का मतलब वो परेशानी में गलता होने वाली फ़िक्र नहीं है। फ़िक्र का मतलब है सोच, गहरी सोच, और कोई अमली, मैं तो ये कहूँगी कि अमली सोच करें, गहरी सोच और
इधर से उधर दायरों में नहीं घूमना। अगर आप क्रिएशन पैटर्न्स को समझना शुरू कर देंगे, चीज़ों के दरमियान रवाबत को और रिलेशंस को समझना शुरू कर देंगे, तो आपकी सोच फ़ायदेमंद हो जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई कमरे में बैठ के बस सोच के समंदर में गिर ना जाएं। जिस तरह एक वाइट बोर्ड है, तो बिल्कुल एक क्या कहना चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड, इसमें कुछ बना नहीं हुआ। तो अगर आप इस तरीके से अपनी ब्लैंक किस्म की सोच रखेंगे तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। फिर सोच में भी आप किसी ज़ावियों पर मुतय्यन होना शुरू कर दें, और उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप फितरत में जाकर फ़िक्र करें। फितरत में अगर आप जाएं तो आप किसी एक भी चीज़ को, एक भी किसी ज़ाविया को लेकर, एक किसी नुक्ता को लेकर, मैं लिख लेती हूँ ज़ाविया, ये लफ्ज़ तमाम आपके काम आएंगे, ठीक है। ज़ाविया या किसी भी नुक्ता पर आप अपनी तवज्जो मरकूज़ कर दें, और ज़रूरी नहीं कि आप घूर कर मरकूज़ कर दें, आप रिलैक्स करके अपनी आंखों से किसी चीज़ को देखें, इल्ला ये कि आपको उसका पैटर्न समझ में आना शुरू हो जाए कि भाई इसमें कोई पैटर्न है। इसी तरीके से अव्वलीन तरीन साइंसदानों ने, क्योंकि साइंस जो है वो स्टडी है नेचुरल फिनोमेना की, ठीक है। कुदरत ने जो चीज़ें बनाई हैं, जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और मिलती जुलती फील्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी, और बीच की भी जो उनकी लिमिनल स्पेसेस की फील्ड कहते हैं, यानी कि वो अलग से कोई साइंस नहीं है, साइंस के दरमियान की जो जगह हैं, मेडिसिन हो गए, उन सबको अव्वलीन जो है फ़िक्र की गई है, गौर किया गया है साइंटिस्ट ने कि ये क्या चीज़ है। साइंसदानों ने, तज्ज़िया निगारों ने, और गौर व फ़िक्र करने वाले बहुत से अफराद होते हैं जो अपनी फिर जो सोच से उन्होंने हासिल किया होता है नॉलेज, उसको लाकर अहले नज़र, अहले फ़िक्र के पास रखते हैं, और एक पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से नॉलेज आगे से आगे चलता है। इस तरह ज़रूरी नहीं कि आप कोई प्रैक्टिकल साइंसदान ही हों, बहुत सारे फील्ड साइंटिस्ट होते हैं। अक्सर चरवाहे वगैरह भी जो होते हैं, उन्होंने दुनिया में बहुत सा इल्म जो है दरियाफ्त किया है और आगे रिपोर्ट्स भी दी हैं, और जो फील्ड में साइंटिस्ट होते हैं वो इन लोगों से राब्ता भी रखते हैं, और बाकायदा मतलब ये पैनल पे होते हैं, ठीक है। तो अव्वलीन ज़माने में तो ये आते थे, अपने मुआशरे को ख़बर दिया करते थे, फिर उसी मुआशरे में से कोई शख्स उठ के और मज़ीद फ़िक्र करके, तजर्बात करके, जैसा तैसा अपने ज़माने के लिहाज से साइंसदान बन जाया करता था। तो ये फील्ड ऑब्ज़र्वर, फ्रंट लाइन ऑब्ज़र्वर्स से, फ्रंट लाइन्स पे थे इंसानियत के, जो भी फ्रंट पे होता है किसी भी फील्ड को बताता है। अभी भी अगर आप दुनिया में जाएं जहाँ पे नेचुरल साइंसेस हैं, तो जो फ्रंट पे जो लोग जा रहे हैं वो बाकायदा इनके साथ इनके राब्ते होते हैं, और इनसे ताकि रिपोर्ट्स ली जाती हैं और फिर वापस आके हमारे इल्म में इजाफा करती हैं। तो हर शख्स साइंसदान और चरवाहा नहीं बन सकता। आम जो इंसान है उसकी ज़ात में बहुत सारी, आम इंसान जो है वो कोई छोटी चीज़ नहीं है। आम इंसान जो है उसकी ज़ात में बहुत सारे तरह के फील्ड्स के थोड़ा-थोड़ा हिस्सा शामिल है, जिससे मिलके वो आजकल का जदीद आम इंसान जो जदीद दुनिया का है वो बना है, ठीक है। ऐसा कुछ अरसे से कुछ लोग मज़ाक कर रहे हैं ना कि जब कोरोना आया तो सारे लोग जो हैं वो इन्फेक्शंस के माहिर बन गए, इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ के। फिर कोई फ्लड आया तो पानी के माहिर बन गए, और कोई इकोनॉमिक उतार-चढ़ाव हुआ तो फिर वो माहिर मईशत बन गए। तो यही है, आम इंसान जो आजकल का जदीद दुनिया का है, उसको बहुत सारी फ़ील्ड पर थोड़ा-थोड़ा अपने मकसद के लिहाज से उबूर रखना चाहिए। जो उसके इर्द-गिर्द के मामलात हैं, इर्द-गिर्द के साइंसेज़ हैं, उसमें उसको जानना चाहिए कि ये चीज़ कैसे, ये चीज़ कैसे। इस बात को मैं बहुत पसंद करती हूँ, और मुझे इस तरह की बड़ी किताबें पसंद हैं जो या तो एनसाइक्लोपीडियाज़ होते हैं या हाउ टू किस्म की बुक्स होती हैं। उस पे आजकल अब तो यूट्यूब है, तो 20 साल से तो लोग उसपे भी हाउ टू वीडियोज़ देख रहे हैं। किसी एक फ़ील्ड का, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के वो इल्म हासिल करते रहते हैं। साथ ही चाइना में अभी ये तब्दीली हुई 10 साल से आई कि उन्होंने अपने बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन, और स्किल में ऑब्जर्वेशन भी आ जाती है ना, यानी तज्ज़िया भी आ जाता है, फ़िक्र भी आती है, और साथ ही प्रैक्टिकल काम भी होता है। तो चाइना वालों ने ये किया कि 10 साल से अपने बच्चों को हज़ार तरह की प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाते हैं वो, और वो अवलीन क्लासेस से ही शुरू करके कोई 10 साल तक पढ़ाते हैं, और हर साल में उनको मुख्तलिफ़ चीज़ें, इसमें खाना पकाने से लेके रस्सी बुनने
तक लेकर और इमरजेंसी वर्क्स और कम्युनिटी वर्क्स और कारपेट बुनना और छोटे छोटे सत्ता पे नन्हे नन्हे वो मैट्स बनाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं, सफाई सुथराई करते हैं, चीज़ों को जोड़ तोड़ के रखते हैं, मुकम्मल उनको अबूर दिया गया है। आप जाके वीडियोस देख सकते हैं कि चाइनीज़ चिल्ड्रन लर्निंग स्किल्स इन स्कूल। तो बात आगे ज़रा आगे, क्रिएशन में, तख्लीक में कुछ पैटर्न्स हैं जो कि बड़े स्टैंडर्ड हैं और उन्हीं बुनियादी पैटर्न से बाकी तख्लीक बनी है, जिसमें कुछ जो है वो फ़र्ज़ करें शेप्स हैं, पैटर्न्स हैं, कुछ तकोनी है, कुछ सर्कुलर हैं, कोई स्पाइरल एक बड़ी क्रिएटिव शेप है जिससे गैलेक्सीज़ भी बनी है, इसको फिबोनाची सीक्वेंस भी कहते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के स्पाइरल्स हैं, लेकिन एक मशहूर स्पाइरल है वो फिबोनाची सीक्वेंस है, इसको गोल्डन रेशियो भी कहते हैं। और इस सीक्वेंस के तहत काफ़ी चीज़ें बनी हैं, मसलन कोई आपको सनफ्लावर के बीज नज़र आएंगे, वो स्पाइरल अरेंजमेंट में होंगे, गैलेक्सी होंगी स्पाइरल अरेंजमेंट में होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें यूँ वक्त भी इंसान का स्पाइरल की तरह ही जाता है, एक चीज़ की तरफ घूम फिर के आता है, फिर वो बड़े से बड़ा होता चला जाता है। तो एक स्पाइरल पैटर्न है जो बहुत सारी चीज़ों में, अशिया में पाया जाता है और गौर व फ़िक्र से ही इसको अख़ज़ किया गया है जिन्होंने गौर किया। पहले आर्टिस्ट और पुराने ज़माने के साइंटिस्ट, उनके पास कंप्यूटेशन फैसिलिटीज़ तो नहीं थी। अभी कंप्यूटर भी किसी शेप को देख के आपको उसमें से पैटर्न अख़ज़ करके बता सकता है। और ख़ुद भी ज़रूरी नहीं कि अब कंप्यूटर या एआई आ गया तो हम हर चीज़ उससे ही पूछें, अभी भी फ़ितरत बाहर मौजूद है। आप बाहर जाइए, अपने आप को 15 मिनट 10 मिनट जितना भी हो सके रिलैक्सेशन टाइम दीजिए और किसी भी चीज़ पर आप फ़िक्र कर सकते हैं। मसलन सुकून से रिलैक्स करके परिंदों को देखिए और फिर देखिए वो किस तरफ से उड़ रहे हैं, या अपने घर में किसी आप पौधे को देख सकते हैं। इसके अलावा सिवाय फ़ितरी चीज़ों का जायज़ा लेने के, आप इंसान की बनाई हुई चीज़ों के भी पैटर्न्स को अख़ज़ कर सकते हैं। मसलन ट्रैफ़िक के क्या पैटर्न्स हैं। अगर आप गौर फ़िक्र करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त ट्रैफ़िक ज़्यादा होती है, इस वक्त कम होती है। उसमें अब तो इंसानों ने बहुत सारे एनालिटिकल टूल्स बना लिए हैं, कैमरास बन गए, मॉनिटरिंग सिस्टम्स हो गए, वेबसाइट पे आपके ट्रैफ़िक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। फिर भी आप अपने आप को भी सिखाएँ, अपने आप को रिलैक्स करके किसी भी फ़िनोमेना या कोई भी चीज़ आपके सामने जो मुज़ाहिरात ज़हूर पज़ीर हो रहे हैं, उसको आप ऑब्ज़र्व करें कि क्या चीज़ कैसी हो रही है। ये आपके अंदर एक डेप्थ पैदा करेगी और आपकी अक़ल में इज़ाफ़ा करेगी और फिर आपको बहुत सा इल्म होगा, बहुत सारी चीज़ों का। और जब आप एक चीज़ को देख रहे होंगे तो उससे मिलती-जुलती चीज़ों को भी आप जायज़ा ले सकेंगे कि क्या तरतीब और तरकीब है अनासर में और रिलेशनशिप्स में। आप चाहें तो मिसाल के तौर पे एक छोटी किराने की दुकान के सामने बैठ के देख सकते हैं कि ट्रैफ़िक का फ़्लो है, क्या है, क्या नहीं है। अच्छा, मैं इससे मिलती एक आपको बात बता दूँ कि मैंने एमबीए की डिग्री हासिल की और उसमें मेरी आदत ये थी कि मैं अपने आप को इंटीग्रलिस्ट टीचर कहती हूँ। इंटीग्रलिस्ट का मतलब, इंटीग्रेट का मतलब जमा करना, इकट्ठे करके एक जगह पे लाना। तो इंटीग्रलिस्ट टीचर वो होता है जो मुख्तलिफ़ फ़ील्ड से चीज़ें जमा करता है और सिर्फ़ जमा करके ऐसा नहीं कि हम कोई कबाड़ बनाते हैं उसका, बल्कि एक फ़ील्ड से दूसरी फ़ील्ड को हम समझते हैं और इस चीज़ को मैंने बेहद फ़ायदेमंद पाया। मसलन मैंने मुझे कंप्यूटर्स की स्टडीज़ करने वाले मेरे भाई ने बताया कि वो लोग सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन नाम की, इसका मुख़फ़्फ़फ़ तो बड़ा अजीब सा लगता है, सैड, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन पढ़ते हैं। और उसमें उन्होंने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज़ें की कि किसी फ़ास्ट फ़ूड के रेस्टोरेंट पर जाकर उन्होंने जायज़ा लिया कि जिस चीज़ को हम फुटफ़ॉल कहते हैं, वो फुटफ़ॉल कितना होता है, यानी 1 घंटे में कितने लोग आते हैं, और फिर दिन के मुख्तलिफ़ घंटे, सुबह के घंटों में और शाम के घंटों में, यानी किसको ट्रैफ़िक कितनी है, पैटर्न्स कितना है। तो बात मैंने उससे सीख ली। वो फिर उनके ऑब्ज़र्वर्स बैठते हैं किसी एक जगह पर और वो एंटर करते जाते हैं कि इतने घंटे में या 15-15 मिनट के स्लॉट में इतने-इतने लोग एंटर हुए। अभी तो वो चीज़ कैमरा भी आपको ऑब्ज़र्व करके खुद ही आपके सामने रिपोर्ट ला के दे सकता है। मैं ये 2000 ना 1998-1999 की बात है, 1998-1999 की, राइट? उस वक़्त एआई वग़ैरह सामने नहीं आए थे और आम पहुँच में तो बिल्कुल ही नहीं थे। काउंटर्स थे, जो ट्रैफ़िक काउंटर्स जो आपकी काउंटिंग कर सकते थे। ख़ैर, मैंने उनसे वो इल्म लिया और फिर मैंने एक अपना एमबीए के पहले ही सेमेस्टर में मैंने एक प्रोजेक्ट किया बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। अच्छा, हम क्रिएशन पैटर्न से थोड़े से हट गए हैं और उसकी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये डायरेक्टली अभी डायरेक्ट हम फितरत के ऑब्ज़र्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, मगर उसकी एप्लीकेशंस वहीं से।
बॉडी लैंग्वेज के ऊपर मैं लोगों की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करती, कौन कितना हाथ ज़्यादा हिलाता है, कौन अपने बालों को ज़्यादा छेड़ता है, और फिर उसका हमने बिहेवियर से मैच किया। तो उसमें अपनी स्टडी करने के लिए मैंने भी एक रखा कि हम जिन लोगों को स्टडी कर रहे थे उनको बताया नहीं हुआ था, ब्लाइंडली उनकी ऑब्जर्वेशन हो रही थी। आई डोंट नो ये एथिकल है कि नहीं, मगर हमने एक इनफॉर्मल किस्म की, एक तफरीहम किस्म की सर्च की। तो हम अपने जो सब्जेक्ट्स थे जिनको हमने एनोनिमाइज़ किया और आइडेंटिफाई नहीं किया टीचर के सामने, तो उसमें हमने ये नोट किया कि 1 घंटे के दरमियान वो अपने बालों को मसलन कितना हिलाते थे, या अपने बाजू को कितना हिला के बात करते थे। कई लोग को बात करते हुए मुसलसल हाथ हिलाने की आदत होती है, ठीक है? इन चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। बाय द वे, अगर मेरी वीडियोस देख रहे होंगे कोई इंटेलिजेंस वाले, तो कहेंगे हमें तो हमेशा से शक था कि इंटेलिजेंस वाली है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक पढ़ी लिखी इंसान हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो मॉडर्न इंटेलिजेंस वाले हैं वो ये भी, उनको आती होंगी कुछ टेक्निक्स, मुझे नहीं मालूम उनको क्या आता है, लेकिन ये कि बड़ी इन डेप्थ चीज़ें जो आप सीख सकते हैं। और साथ साथ मैं ये भी बात कर दूँ, किस दिन मैं इंटेलिजेंस के ऊपर भी बात करूँगी। मेरे नज़दीक जो पुराने स्टाइल की इंटेलिजेंस है उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी इंसान को थोड़े से क्रिएटिविटी के हम और कोलैबोरेशन के दौर में आ गए। तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंस गैदरिंग होनी चाहिए वो एक स्टडी होनी चाहिए। और अगर हम अपनी जो हर वक्त जासूसी की आदत है और दूसरों को देखने की आदत है, उसको क्रिएशन पैटर्न की स्टडी पे ले जाएँ, तो फिर हमें पता चलेगा कि शायद खुदा ने हमें जो ये देखने की और एक दूसरे को ऑब्ज़र्व करने की आदतें दी हैं, किसी मकसद से दी हैं। सिर्फ़ अपनी सोच का ज़ाविया बदल कर उसको एक तामीरी तरफ लेकर जाना है, ये सारा मामला है। एक नीयत और इरादा क्या है, ठीक है? तामीरी नीयत और इरादा। इस पे भी मैं एक इंशाल्लाह बात करूँगी। मेरा थ्योरी ये है कि इंसान तख़रीब ज़्यादा इसलिए करता है क्योंकि तामीर की तरफ उसको रास्ता दिया नहीं गया, या उसको समझाया नहीं गया कि तुमने अपनी तामीरी नीयत से क्या करना है। तो अक्सर इंसान जो इस वक़्त तख़रीबी हरकतें कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके अल्लाह ने एक सलाहियत दी है, मगर चूँकि इस सलाहियत का तामीरी इस्तेमाल नहीं हो रहा, लिहाज़ा तख़रीबी हो रहा है। क्योंकि इंसान थोड़ा-सा बाइनरी है, दो रुखा है, एक तरफ रुख पे नहीं जाएगा तो दूसरे पे ज़रूरी चल जाता है। इंसान के अंदर एक एनर्जी होती है, ठीक है? सिंपल सी बात है ना, कि आप एक गाड़ी है, और आपने अपने मुलाज़िम को, एक डाकिये को एक रूट दिया हुआ है, आपने कोरियर कंपनी खोली हुई है, राइडर को रूट दिया हुआ है, और वो जा रहा है रोज़ाना, बस गाड़ी निकल रही है। तो आप राइडर से पूछते हैं कि तुम इसको रूट पे लेके जा रहे हो, और वो कहता है नहीं, तो फिर इसका मतलब नॉन रूट पे जाएगा। जो भी नॉन रूट पे जाएगा, या तो वो ज़ाया कर रहा होगा, या फिर वो चीज़ तख़रीबी और तबाही वाली बन जाएगी। सही है? तो ये मुतफ़र्रिक़ात हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा एक और बात जो मुझे अलहदा से बतानी चाहिए, उसके ऊपर एक अलहदा ही चैप्टर होना चाहिए, वो ये कि जो चीज़ ज़ाया वाली हो या अहमकाना हो, उसमें, और जिसको ईवल या क्या कहेंगे, तागूत कहेंगे, ईविल को उर्दू में क्या कहेंगे, बुरा कहेंगे। यानी ज़ाया चीज़, बेकार चीज़ और अहमकाना चीज़ और बुरी चीज़ में फ़र्क बहुत कम होता है। बल्कि बुरा तो अगर खुल के अपनी नीयत से बुरा हो कि मैंने कोई बुराई करने जाना हो, तो फिर भी एक इरादा हो गया। मगर जो बग़ैर इरादे के और हिमाकतों की वजह से और चीज़ ज़ाया हो रही हो, तो बुरे से भी बुरा होता है, क्योंकि उसकी कोई सेंस भी नहीं बन रही होती। या तो कोई चीज़ बुरी हो तो फिर आप उसका कोई मुकाबला भी कर सकें। जिसकी ना कोई सेंस है, जिसका कोई पैटर्न नहीं है उसका, तो उससे मुकाबला करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। कोई पैटर्न होगा तो आपको समझ में आएगा ना। मसलन आपको पता है कि एक जंग हो रही है खुदा न खास्ता, तो दूसरे मुल्क ने हमारे मुल्क के ऊपर कोई अटैक करना है, इस पैटर्न को आप समझ सकते हैं। वो ईवल है, वो आपके अगेंस्ट है। ईवल कह लें या एनिमी कह लें, वो आपके अगेंस्ट है, आपको समझ में तो आ रहा है। मगर आपके ऐसा हुआ कि उस मुल्क में, अगर एक मुल्क पे कोई दूसरा मुल्क अटैक कर रहा है, तो वो समझ में आता है। अब उस मुल्क में लोग किसी पुल पे चढ़े, पुल नीचे गिर गया। अच्छा, ट्रैफ़िक में गए, गाड़ियाँ टकराना शुरू हो गईं। ये कौन-सा तरीका है? ये तो एक रैंडम किस्म की चीज़ है। या फिर बेसमझे सोचे-समझे लोग घर से निकल पड़े, कोई उन्होंने बग़ैर सोच समझ के कोई काम कर लिया, इरादा कोई बुरा करने का नहीं था, मगर ऐसी गलती की कि खुद भी नुकसान उठाया, दूसरों को भी किया। तो वो फिर एक तकलीफ़ वाली चीज़ बन जाती है, जिसमें हम किसी को इल्ज़ाम भी नहीं दे सकते। कोई उसको उसमें कोई इतनी एनर्जी नहीं होती कि हम उसको अटैक कर सकें। कोई बीमारी नहीं है, मसलन एक शख़्स बीमार है, उसको बुखार हो गया, आप उसको अरेस्ट करने का कह सकते हैं। उसको कोई इन्फेक्शन हो गया है, आप उसको कोई दवाई दे सकते हैं, ठीक है? भाई एक शख़्स वैसे ही फ़ारिग पड़ा हुआ है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर, क्या करेंगे उसको, कैसे गैदर करेंगे? ये जो अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ें होती हैं, जिनमें कोई पैटर्निंग नहीं होती, उनको पैटर्न पे लाना एक बड़ा हिम्मत और मेहनत का काम है, जिसमें एक नज़र या नज़र चाहिए होती है, उसको अहले नज़र की नज़र कहते हैं ना, नज़र होती है। ये नज़र जिसको कहा जाता है कि अहले ईमान की नज़र और अहले नज़र की नज़र,
وہ ہوتی ہے کہ وہ بکھری ہوئی چیز کو دیکھ کے ایک ترتیب میں لے آتا ہے. ٹھیک ہے. مثلاً کوئی شخص جاتا ہے کسی بک سٹور میں، کتابیں بکھری ہوئی ہیں، تو وہ اپنی نظر سے دیکھ کے اندازہ کرتا ہے، نظر ہی میں ابھی ہاتھ نہیں لگاتا ہے، کہ یہ کتابیں سائیکالوجی کی ہیں، یہ سائنس کی ہیں، یہ ناولز ہیں. تو اگر ان کو اس ترتیب سے رکھ لیا جائے تو کیسا، اور ہو سکتا ہے وہ اپنا مشورہ جو ہے بک سٹور کے اونر کو دے دیں کہ دیکھیں آپ کی کتابیں جو ہیں وہ مکس رکھی ہوئی ہیں، اس کو اس طریقے سے بہتر کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں نظر. اور پھر ٹرانسمیشن، جس کو ہمارے کہا جاتا ہے کہ نظر سے جو ہے وہ مرشد سے مرید کو کوئی چیز انرجی مل گئی. تو یہ پاور آف آئیڈیا ہوتی ہے. تو یہ باقاعدہ سائنسز ہوتی ہیں، اور ان کی ایک عقل بھی ان کے درمیان ہے، ان کے اندر. مطلب یہ کوئی چیز ہے، ایسا نہیں کہ بس آپ کسی بھی چیز کو نظر کہہ دیں. ویسے ہی آپ نے چٹی ہوئی نظر ڈالی، ہاں جی کون سی کتاب ہے، ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے، تو وہ والی اہل نظر والی نظر نہیں ہے، وہ خواہ کی نظر ہے. تو یہ ایک کریٹو نظر ہوتی ہے، جو چیزوں کو دیکھ کے آرگنائز کر سکتی ہے، سسٹمیٹائز کر سکتی ہے، اچھے برے کی چھان پٹک کر سکتی ہے. وہ بڑی ایک ٹرینڈ نظر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی اہل نظر کی نظر. میں اس کو اچھے طریقے سے لکھ لوں، مارکر تھوڑا سا جواب دے گیا تھا. اہل نظر کی نظر، اس کو کہتے ہیں نظر. یہ ایک ٹرینڈ ہوتی ہے، اس کے اندر پیٹرنس ہوتے ہیں، ان کو سمجھ میں آتے ہیں پیٹرنس. ٹھیک ہے. تو وہ جو اہل نظر جن کو کہہ دیں گے، وہ وہی ہوتے ہیں جو اہل فکر ہوتے ہیں، یا تو ان کو کوئی خدا کی طرف سے پہلے سے دیا گیا ہوتا ہے، یا ان کے بزرگوں نے نسل در نسل کوئی پریکٹسز کی ہوتی ہیں جو ان کے اندر جینیٹکلی ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں، یا وہ ایسے کسی فطری ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ شروع سے بچپن سے ان کے اندر ایک پیٹرنس ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. مثلاً جو لوگ پہاڑی رستوں میں یا دریاؤں کے آس پاس رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس رستے سے آنا ہے، کس رستے سے آنا ہے. وہ عام شخص جو نہیں پہچانتا پہاڑ کو، اس کی طرح ہر جگہ پہ نہیں چڑھ جاتے. ان کو پتہ ہے کہ کون سا پتھر کچا ہے، کون سا پتھر چلنے کے لائق ہے، کون سا رستے پہ چل کے ہم کم وقت میں آسانی سے پہنچ جائیں گے، اور کہاں پیر رکھیں گے تو ہمارے پیر بھی دکھیں گے، اور گھاس مٹی بھی تباہ ہوں گے، جس سے ڈیمیج پہنچ سکتا ہے ایکالوجی کو. تو یہ ہوتی ہے نظر. اور باقی آخر جو ہے وہ تو ہم خدا کی دین ہی کہیں گے. خدا ہی ان چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے تو انسان تک پہنچتی ہے. اگر وہ کسی بڑوں سے لرن کر رہا ہے، یا کسی کتابوں سے لرن کیا ہے، یا اس کے پہاڑوں میں یا دریاؤں کے پاس یا شہر میں چل پھر کے اس نے ٹریفک کے پیٹرن سیکھے ہیں، اسے خود اپنے آپ کو وہاں پہ پیدا نہیں کر لیا، اس کو وہاں پہ اتارا گیا ہے، جس کے بعد اس نے اپنے حالات سے سیکھا ہے. تو یہ ہے وہ کریشن پیٹرنس. کریشن میں کافی پیٹرنس ہیں، ان کو آپ سمجھیے. ان سے کئی لوگ تو باقاعدہ اٹھا کر ان سے آرٹسٹک ڈیزائن بھی بناتے ہیں، ڈائریکٹ پینٹنگ کرتے ہیں. اور وہ ایک زمانے میں یہ چیز کافی مشہور ہو رہی تھی، سن 2005 کے قریب. یہ بہت چلا تھا، اور کچھ پاپولر ناولس تھے جس میں کریشن پیٹرنز اور ڈیوائن پیٹرنز وغیرہ کا ذکر آیا تھا. کچھ میں نے بھی اس کے اوپر کام کیا تھا، ڈیوائن آرٹ کے نام سے، رائٹ. تو یہ پیٹرنز سے، جس میں فیبوناچی سیکوینس کا بہت مشہور ہوا تھا. اور یہ چیزیں کوئی بے فائدہ نہیں ہے. نہ صرف ایسا نہیں کہ صرف سائنٹسٹ وغیرہ اس پہ کام کرتے ہیں. عام انسان کے سامنے بہت ساری جو پروڈکٹ آ رہی ہوتی ہیں، اس کے اوپر پیچھے اہل علم انہی چیزوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور فار ایگزامپل فیبوناچی سیکوینس جو ہے وہ کوڈنگ میں کام آتی ہے، پاسورڈ سیٹ کرنے میں کام آتی ہے. اور دنیا بھر کے جو کمپیوٹر بڑے بڑے سسٹم اور آپ کے فون وغیرہ چل رہے ہیں، تو ان کے پیچھے اس میں کوڈنگز ہیں، جس کے ذریعے سسٹم کو سیکیور کیا گیا ہے. آپ کے بینک نے سیکیورٹی سسٹمز بنائے ہوئے ہیں جن کے اندر کچھ میتھمیٹیکل کوڈز وغیرہ ہیں، جس کے ذریعے بینک اپنے اکاؤنٹس کو لاک رکھتا ہے، ورنہ ہیکرز اس کے اندر پہنچ جائیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور ان کا ہمارے ڈائریکٹ فائدہ ہوتا ہے. اور ان کی اپلیکیشنز بہت ساری ہیں. بالکل سائنٹیفک اپلیکیشن کے علاوہ اس کی سوشل اپلیکیشنز بھی ہیں. مثلاً آخری میں آپ سے بات کرتی چلوں، اس کے بعد ہم دوبارہ کبھی اس پہ آئیں گے. اگر ہم یہ فیبوناچی سیکوینس والا ہی لیتے ہیں، تو یہ ایک پیٹرن ہے جو کہتا ہے کہ ایک چیز قرب ترین پوائنٹ سے سٹارٹ ہو گئی اور پھر ارد گرد پھیلتی ہے. اسی طرح انسان اپنا سوشل سرکل بھی یا اپنی زکوٰۃ و خیرات بھی اس طرح پھیلا سکتا ہے. پہلے ارد گرد کے لوگوں کو پوچھ لیں، جب وہ تھوڑے مضبوط ہو جائیں تو آگے پھیلیں. یا اگر آپ نے اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر لانچ کرنا ہے اور آرگینک گروتھ کرنی ہے، تو آرگینک گروتھ کے یہ پیٹرنس بھی ہوتے ہیں، اور ان کو غالباً ٹک ٹاک جیسے چینلز پہ اسی پیٹرنس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے. اول ترین آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو
आपका वो रिकमेंड किए जाएंगे। जिस तरह यूट्यूब की वीडियोस भी हैं वो किसी पैटर्न के तहत होती हैं, जिसको हम एल्गोरिदम कहते हैं, बाकायदा डिज़ाइन बनाते हैं। तो कोई भी पैटर्न हो सकता है, वो ये भी कह सकते हैं कि ये शख्स यहाँ पे, तो सबसे पहले इसके जो है इसके कंटेंट को पहले यहाँ फैला दो, फिर उसके बाद यहाँ फैला दो। तो अगर वो ये पैटर्न बना लें कि पहले हमने इसके कंटेंट अगर पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ, पहले हम इसको यूरोप में कहीं दिखा देंगे, फिर उसके बाद हम इसको अफ्रीका में दिखा देंगे ताकि ये ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये होगा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, ठीक है। एक पैटर्न हो गया आपका प्रॉक्सिमिटी पैटर्न, यानी आपके इर्द गिर्द वाला लोगों को दिखाया जाएगा। तो इससे आपकी जो जान पहचान होगी वो इर्द गिर्द के अफराद में होगी। तो दोनों के अपने फ़ायदे और अपने लिमिटेशंस हो सकते हैं, और किसी किसी सेंस में नुकसान भी हो सकता है। अगर आप वाक़ई दूर कोई आइडिया लॉन्च करना चाह रहे हैं और आप यहीं पे फँसे हुए हो, तो फिर वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। मसलन अगर आप पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और आप चाह रहे हैं कि आप अहले यूरोप और अफ़्रीका और अमेरिका वगैरह तक कोई पैगाम पहुँचाएँ, और ज़बान के कमज़ोरी की वजह से आप बस अपने इर्द-गिर्द के लोगों के दायरे से नहीं निकल पा रहे, तो ये चीज़ जो है वो थोड़ा आपके लिए नुकसानदेह हो गई। तो अपनी ज़ात में अव्वल-अव्वल हर चीज़ जो होती है उसका इन्हेरेंट कोई फ़ायदा ही होता है, और कुछ उसके नुकसानात हो सकते हैं, गलत एप्लीकेशन से उसका नुकसान हो जाता है। तो ये बताइए कि कैसे लगी आपको ये बात, और आप आज क्या पैटर्न स्टडी करेंगे, या अब तक आपने क्या पैटर्न स्टडी किया है और उसके आपने क्या फ़ायदे उठाए हैं, और उसकी एप्लीकेशंस क्या आपने की हैं? क्या आप गौर कर सकते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपकी बातें सुनती देखती हूँ और फिर उसके बाद में वीडियोज़ में यूज़ करती हूँ। बाद में हम आएँगे मुतफ़र्रिक़ात पार्ट 1, और फिर हम इंशाल्लाह पार्ट 2 में आके किसी और चीज़ पर बात करेंगे और आपको टीच करेंगे। ये वीडियोज़ फैलाइएगा ज़रूर और शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे। मैं आप पर डिपेंड करती हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।